हेलो एंड वेलकम टू बवाल बैंकिंग क्लासेस। आज हम लोग जेबी पेपर 2 में मॉड्यूल बी का चैप्टर 3 जो कर रहे हैं यानी ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ लोन अकाउंट, उसका पार्ट 2 करेंगे। बिफोर मूविंग ऑन आई रिक्वेस्ट कि प्लीज़ आप डिस्क्लेमर देख लीजिए दैट दिस वीडियो इज़ फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली। तो हम लोग पिछली बार क्रेडिट ऑडिट तक का कर चुके थे। आज हम लोग कहाँ से करेंगे? आज हम लोग करेंगे क्रेडिट मॉनिटरिंग से। तो क्रेडिट मॉनिटरिंग में बेसिकली 4 पॉइंट बताया गया, मतलब जो भी लोन अकाउंट्स हैं उनका सुपरविजन करना। ठीक है, सुपरविजन जो है वो कंटिन्यूअस एक्सरसाइज होगी, एक वन टाइम एक्सरसाइज नहीं है कि आपने एक बार बस देख लिया खत्म नहीं, आपको रेगुलरली उसको चीज़ें को मॉनिटर करना है। जो क्वालिटी ऑफ एसेट्स है, मतलब जो भी आपने लोन दे रखे हैं उनसे जो एसेट्स क्रिएट हुए हैं या आपने जो लोन दे रखे हैं वो भी तो आपके एसेट्स ही है ना, तो उनकी क्वालिटी को इंश्योर करना। उसके बाद जो बोरोवर है वो टर्म्स ऑफ सैंक्शंस को फॉलो कर रहा है, कन्फर्म कर रहा है, ये चीज़ें अश्योर करना। ठीक है, क्रेडिट मॉनिटरिंग का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि रिस्क को मिनिमाइज करना और एनपीए को एलिमिनेट करना, मतलब कोई भी अकाउंट स्लिप ना हो, एनपीए ना हो। इसमें करंट रेशियो कहा गया है कि 1.33:1 रखना चाहिए, जो हम लोग पहले भी पिछले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। इनका मेन काम क्या है? पोटेंशियल एनपीए जो कि होने के चांसेस हैं उसको आइडेंटिफाई करना, जो एनपीए होने के चांसेस हैं। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट, क्रिलिक। सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट का सिंपल मतलब है कि भाई जो भी बहुत बड़े बड़े लोन हैं उनको मॉनिटर करने के लिए आरबीआई द्वारा CRILC बनाया गया है। कब बनाया गया? सितंबर 2013 में। इसके बाद क्या किया गया है कि इससे क्या होता है कि हर एक बैंक अपने अपने बड़े बड़े लोन जो लिमिट बताई गई मिलियंस में है वो इसमें वो लोग इन्फॉर्म करते रहते हैं। तो आरबीआई ने जैसे आपका सरसई होता है ना, उसमें प्रॉपर्टीज मॉर्गेज का रहता है, उसी तरह से इसमें बड़े लोन्स की इन्फॉर्मेशन रहती है। तो क्या है कि जो बैंक्स हैं वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे किसके थ्रू? फॉर्म ए, रिटर्न ऑन लार्ज बोरोवर। ये फॉर्म का नाम है रिटर्न ऑन लार्ज बोरोवर्स फॉर्म ए, जिसमें कि 100 मिलियन से ऊपर के चाहे फंड बेस्ड हो चाहे नॉन फंड बेस्ड लोन हो वो इसमें इन्वॉल्व होंगे। उनका डिटेल्स आरबीआई को सबमिट किया जाएगा, मतलब उसके आरबीआई को नहीं किया, CRILC को किया जाएगा जो कि इसकी रिपोजिटरी है। ठीक है, इसमें क्या होगा? इससे एक तो मेन फायदा होगा कि सबको पता रहेगा कि भाई जैसे फॉर एग्जांपल माल्या का एग्जांपल लेते हैं। माल्या ने बैंक ABC से ले रखा था मान लीजिए 50 लाख रुपए, मान लीजिए 50 मिलियन रुपए, और 50 मिलियन उन्होंने रखे थे XYZ से और किसी अन्य बैंक से भी 50 मिलियन, टोटल उनका कितना होगा? 150 मिलियन हो गया। अब ABC को XYZ के बारे में नहीं पता, XYZ को अन्य बैंक के बारे में नहीं पता, सबको लग रहा है कि टोटल 85 मिलियन का एक्सपोजर है, लेकिन एक्सपोजर तो ज़्यादा हो गया। इसलिए CRILC की व्यवस्था करी गई कि जिसका भी लोन 100 मिलियन से ऊपर है, 100 मिलियन रुपीज़, सॉरी डॉलर नहीं, तो 100 मिलियन रुपीज़ से ऊपर है तो उसको CRILC को इन्फॉर्म कर। तो इस तरह एक कंपोजिट डाटा तैयार हो जाएगा कि ओवरऑल उस व्यक्ति का या उस ऑर्गेनाइजेशन कितना एक्सपोजर है। ठीक है, जो रिपोर्ट फॉर्मेट है उसको बाद में मॉडिफाई किया गया और उसमें SMA2 यानी स्पेशल मेंशन अकाउंट 2, यानी 30 से 60 दिन, 0 से 30, 30 से 60 और 60 से 90 दिन होता है ना, तो 30 से 60 दिन वाला जो SMA2 वाले अकाउंट्स हैं वो भी उसमें आने लगे। और जो करंट अकाउंट बैलेंसेस थे जिनमें 10 मिलियन उससे ज़्यादा का अमाउंट है डेबिट और क्रेडिट में, वो भी उसमें आने लगे। ठीक है, ऐसे करंट अकाउंट जिसमें 10 मिलियन रुपीज़ से ज़्यादा पैसा है वो भी उसमें SMA2 और प्लस आपके 100 मिलियन से ज़्यादा जो लोन है, ठीक है, वो उसमें आने लगे। CRILC रिपोर्ट जो है उसके 2 पार्ट होते हैं, एक होता है CRILC मेन और एक होता है CRILC SMA2 एंड JLF। ये दोनों ही जो इसका रिपोर्ट है, इसका जो फॉर्मेशन है वो बेसिकली ₹50 मिलियन से ऊपर में किया गया। ठीक है, द रिपोर्टिंग थ्रेशोल्ड इन CRILC रिपोर्ट हैज़ बीन चेंज टू 50 मिलियन, जो पहले 100 मिलियन था वो 50 मिलियन कर दिया गया है। CRILC की जो मेन रिपोर्ट है उसको मंथली बेसिस पे सबमिट करना होता है। जो वीकली रिपोर्ट है अगर कोई डिफॉल्ट करता है बोरोवर तो वो भी सबमिट करनी होती है, और क्लोज ऑफ बिजनेस ऑन एवरी फ्राइडे, समझ गए? वैसे मंथली सबमिट करना, लेकिन कोई अगर बोरोवर डिफॉल्ट कर रहा है तो उस केस में वीकली भी करना है। ठीक है, सिर्फ डिफॉल्ट वाली बातें वीकली बताने, जो नॉर्मल स्टैंडर्ड अकाउंट चल रहा है उनको मंथली बताना है। CRILC रिपोर्ट जो बैंक्स हैं उनको कहा गया है कि ये पर्टिकुलर बोरोवर्स के जो है, चाहे अगर कोई नॉन कोऑपरेटिव बोरोवर है, मतलब जो बैंक के साथ कोऑपरेट नहीं करता है, तो उसके लिए भी अलग से प्रोसीजर्स हैं और उसमें एक्सपोजर कितना कहा गया? 50 मिलियन तक का कहा गया है। चाहे नॉन फंड बेस्ड हो चाहे नॉन फंड बेस्ड, वो भी उन्हें CRILC को इन्फॉर्म करना है कि भाई ये लोग कोऑपरेटिव नहीं, सुनते नहीं है बात को। 500 मिलियन से ऊपर जो अकाउंट्स हैं, 500 मिलियन रुपीस से ऊपर जिनमें बोरोवर ले रखा है, उसको RFI रेड फ्लैग अकाउंट बोलते हैं। और वो भी या कोई फ्रॉड होता है तो वो, मतलब 500 मिलियन से ऊपर वाले जिनको रेड फ्लैग अकाउंट बोलेंगे, और जो अगर कोई फ्रॉड होता है तो वो भी CRILC के डेटा को, उसका डेटा देना होता है। ठीक है, और कब देना होता है? जैसे ही वो फ्रॉड या उसमें क्लासीफाई हो जाएगा, रेड फ्लैग अकाउंट में आया तो भी और फ्रॉड में तो भी। ठीक है, सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटाइजेशन, एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट
ऑफ इंडिया। जैसे लोन के लिए वो हो गया एक रिपोजिटरी हो गया, उसी तरह ये भी एक रिपोजिटरी है सरसई जिसको बोलते हैं, जिसमें क्या होता है कि सारी प्रॉपर्टीज़ जो भी इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ हैं, जितनी बंधक करी जाती हैं, मॉर्गेज की जाती हैं, वो सारे डिटेल्स इसमें डाले जाते हैं, इसको इनको दिए जाते हैं। उसके रजिस्ट्रेशन चार्जेस भी होता है, बहुत नॉमिनल होता है, ज़्यादा 10 रुपये होता है, लेकिन होता है। सरसई जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक लाइसेंस्ड एंटिटी है, जो कि सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट के द्वारा बनाई गई है। इसमें जो 51% जो शेयर होल्डिंग है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और पीएसबीज आदि की है, ठीक है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, जिससे कि एक रजिस्ट्रेशन सिस्टम बन सके जो कि सिक्योरिटाइजेशन और असर रिकंस्ट्रक्शन के केस में, सरफेसी के केस में काम आ सके, ठीक है। ये मेन ऑब्जेक्टिव है। ये ना हो कि एक व्यक्ति ने एक मकान पर लोन लिया और फिर कहीं जाके दूसरे बैंक से फिर से उसी पर लोन ले लिया। लेकिन क्योंकि आप कोई भी लोन लेने जाओगे तो आखिर में सरसई चेक होता ही होता है, सरसई में लिख के आ जाएगा कि भाई आपने ऑलरेडी इस पर फला जगह से लोन ले रखा है, ठीक है। सैंपल ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शंस ने बताया, क्या क्या बताया गया है। एडवांस अगेंस्ट गुड्स, गुड्स मतलब जो भी सामान है उसके अगेंस्ट को एडवांस या लोन देना है। तो उसमें ये कहा गया है कि पहली बात तो ये है कि जो भी गुड्स के अगेंस्ट आप एडवांस दे रहे हो वो पेरिशेबल गुड्स नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि आपने फलों के अगेंस्ट एडवांस दे दिया, अब भैया फल तो आज है कल सड़ गए, ठीक है, या किसी केमिकल, ऐसा केमिकल जो कि धूप में रखने पे खराब हो रहा है, उसके अगेंस्ट एडवांस दे दिया तो वो तो बहुत जल्दी पेरिशेबल गुड्स है ना। तो और दूसरी बात ये कही कि अगर गुड्स के अगेंस्ट में एडवांस है तो ये भी मेक श्योर करो कि वो एडवांस, वो जो गुड्स हैं वो इजीली मार्केटेबल है, उनकी मार्केट में डिमांड भी आसानी से बिक जाते हैं, ठीक है। जो प्राइस है वो बेसिकली रिलेटिवली स्टेबल होना चाहिए और बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं होना चाहिए। ऐसे ही गुड्स के अगेंस्ट लोन दिया जाएगा, ऐसे ही सामानों के अगेंस्ट लोन दिया जाएगा जिसमें प्राइस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट ना होता हो। गुड्स जो है जो कि सोल प्रॉपर्टी बोरोवर की नहीं है वो एज ए सिक्योरिटी नहीं लिया जाता। मान लीजिए किसी की जॉइंट प्रॉपर्टी में कोई गुड्स, कोई सामान है और वो इकलौता एक व्यक्ति आकर के ले रहा है तो फिर अलाउड नहीं है। आपको सोल प्रॉपर्टी मतलब सिर्फ आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी पर ही आप एडवांसेस ले सकते हैं। एडवांस जो है वो सिर्फ ऐसे ही गुड्स के अगेंस्ट अलाउ करेंगे जो कि क्रेडिट पे ना हो, मतलब कि उसका पेमेंट हो चुका हो। ये नहीं आपने कोई सामान उधार पे किसी से ले लिया और जाके उस उधारी वाले सामान पे जाके आपने लोन भी ले लिया, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। आपको तभी लोन मिलेगा जब उसका आप पेमेंट कर चुके हो ओरिजिनल सेलर को, ठीक है। किसी भी जो गुड्स हैं उनके अगेंस्ट एडवांस के लिए कहा गया कि एक मार्जिन रखना चाहिए कि एक्सटेंट ऑफ ड्राइंग उसी हिसाब से सेट करनी चाहिए। मतलब अगर 100 रुपये का सामान है तो कहा कि 20 रुपये मार्जिन रखो, 80 रुपये लोन दो या 70 रुपये लोन दो, जिससे कि बाकी जो 20-30 रुपये वो कौन देगा, वो कस्टमर देगा, जिससे कि उसका भी पैसा, क्योंकि भाई वैल्यू तो ऊपर नीचे बहुत हो सकती है ना। जो मार्जिन वैल्यू रखी जाती है ऐसे गुड्स के लिए, वो बेसिकली किस हिसाब से रखी जाती है, जो भी कॉस्ट प्राइस या मार्केट प्राइस होगा, जो कम होगा, या तो चीज़ जितनी खरीदी गई है वो रेट, या फिर जितने में चीज़ बिक रही है जो मार्केट प्राइस उसका है नॉर्मली, वो इनमें से जो भी कम होगा उसको लिया जाएगा। या इनवॉइस प्राइस, इसको भी ले सकते हैं, इनवॉइस प्राइस को भी ले सकते हैं, कॉस्ट प्राइस को ले सकते हैं, या मार्केट प्राइस, इनमें से जो कम होगा उसके बेस पर डिसाइड करेंगे कि गुड्स की वैल्यू में मार्जिन कितना लेना है। अगर मान लीजिए आपने गुड्स के अगेंस्ट कोई लोन किया है तो आपको जो भी गोडाउन में सामान रखा है उसके बाहर गुड्स इन पोजीशन ऑफ सो एंड सो बैंक करके एक बोर्ड लगाना पड़ेगा, या गुड्स प्लेज्ड और हाइपोथिकेटेड इन द बैंक सो एंड सो बैंक का नाम लिखना होगा, ठीक है। जिससे कि कोई भी अन्य व्यक्ति इंस्पेक्शन के लिए आए तो उसको पता हो कि इसके गुड्स वहाँ पर बंधक है, ठीक है। जो भी मार्केटेबल वैल्यू होगी उस हिसाब से पूरा इंश्योरेंस भी कराना है गुड्स का। कि सपोज आपने गुड्स का, वो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स थे, आपने उसको लोन तो दे दिया, गोडाउन पे लगा भी दिया बोर्ड, और बाद में वहाँ आग लग गई, सारे मोबाइल जल के पता चला। तो ऐसे केस में, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के केस में भी, कोई भी केस हो तो उसमें आपको उन गुड्स का इंश्योरेंस भी करवाना है। जो भी उनकी मार्केटेबल वैल्यू है उस हिसाब से इंश्योरेंस करवाना कंपलसरी है। जो इंश्योरेंस पॉलिसी होगी उसमें ये क्लियरली लिखा होगा कि बैंक में ये चीज़ मॉर्गेज है, बंधक है, हाइपोथिकेट है, जो भी है वो लिखा होगा प्रॉपरली उसमें, ठीक है। तो उसमें बैंक क्या होगा, बैंक ऐसे मॉर्गेजी होगा, और जो कस्टमर है वो एज ए मॉर्गेजर या बोरोवर एज ए मॉर्गेजर वर्क करेगा इसमें। यदि हाइपोथिकेशन अकाउंट होता है तो उसमें कहा गया है कि जो भी गुड्स के अगेंस्ट एडवांस दिया जा रहा है वो बोरोवर के पास ही रहेंगे। आपको बहुत अच्छे से पता है, जैसे कि कार का हाइपोथिकेशन होता है, गाड़ी का हाइपोथिकेशन होता है, तो उसमें हाइपोथिकेशन के बाद में नाम तो लिख जाएगा बैंक का उस पर आरसी के ऊपर, लेकिन हाइपोथिकेशन का मतलब क्या है, जो ओनरशिप है और जो पोजेशन है वो किसका बना रहेगा, वो बोरोवर का ही बना रहेगा। पोजेशन ओनर इनका नहीं होगा, बैंक का नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए ये कहा, इसलिए जब पोजेशन बोरोवर का बना रहेगा तो स्टॉक स्टेटमेंट्स को बहुत प्रॉपरली लेना चाहिए और टाइम टू टाइम इंस्पेक्शन करना चाहिए, उनके डेबिट बैलेंस वगैरह का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। गोडाउन और फैक्ट्रीज जहां पर भी ये प्लेज या हाइपोथिकेट वाला सामान रखा हुआ है उसको मंथली या क्वार्टरली बेसिस पे विजिट करना चाहिए, ठीक है। नाउ अब हमें डिस्कस करना है एडवांस अगेंस्ट वेयर हाउस सिक्योरिटी। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट।